और जिन लोगों ने 2020-21 में लिया और जब डॉलर ऊपर गया उससे पहले वो नहीं बेचा, उसी साल के अंदर 21 के अंदर जिन्होंने नहीं बेचा वो आज की तरह ये चीज़ थी जो कोई बंदा इसको कर नहीं रहा था, जिसको ऑलवेज से कि देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ इनकम इन रेंटल प्रॉपर्टीज. इट्स योर कैपिटल, it's your rental and your reinvestment of your rental income, because this is a very huge figure. I would love to get a data कि DHA में हर साल कितने घर बन रहे हैं. They will have the data available and against the plots which they have available. So how much time it's going to take to fill them all up, right? That would be very interesting study. कितने 100 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे कि जनाब. आई स्टिल रिमेंबर, लेट मी टेल यू, आई वॉज अ यंग गाय इन 2005. हम इन सड़कों के ऊपर जो है ना वो रेसे लगाते थे. पोजेशन था फेज़ 5 का, 2001 एंड 2002 की बात कर रहा हूँ. और एक आधा घर उस वक्त बना हुआ था. इसका मतलब है कि फेज़ 5 90s में कहीं डेवलप हो रहा था. 90s में आई रिमेंबर 93, 94 के अंदर इधर लोकल गवर्नमेंट स्कीम थी. यहाँ पे गाँव वो मतलब कोई आता भी नहीं था. 90s की बात मैं कर रहा हूँ. 2000 के अंदर इन्होंने वहाँ पे बना दिया एंड इट वाज लाइक वो यार पीछे सारा खाली होता था एंड पीपल वर लाइक स्केयर टू कम ओवर हियर. इट टुक 10 years कि कुछ लिवेबल हुआ था. 2012 में हमने यहाँ पे घर खरीदा था एंड 2012 में जिस वक्त हमने घर तकरीबन 10-11 साल के बाद ऑफ इट्स लॉन्चिंग एंड एवरीथिंग, 2012 के अंदर हमने घर खरीदा था. रिमेंबर 1.5 करोड़ रुपए का, 10 मरले का था. ठीक है. उस वक्त यहाँ पर यू वुड सी लाइक 30%, 20%, इससे ज़्यादा घर नहीं थे. 20% हो गए क्योंकि वो स्ट्रीट भी पूरी खाली थी. 3-4 घर उधर बने थे, 2 घर 2012. फिर उसके बाद अगले 10 सालों में यस यू कैन सी नाउ 2000 स्पेशली 2015-16 के बाद वो काफ़ी काम यहाँ पर फेज़ 5 ने काफ़ी डेवलप किया और चीज़ें की हैं, सारा कुछ हो. सो दैट मीन्स कि पोजेशन के बाद भी इस फेज़ को कम से कम 15 साल लगे हैं एक अच्छा लिवेबल फेस बनने में. यहाँ पे खाने की चीज़ें नहीं थी, मैकडॉनल्ड्स नहीं था. यही चीज़ें होती हैं ना आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी. हॉस्पिटल्स नहीं थे, कुछ नहीं था. ठीक है. लेकिन घर ज़रूर बन गए थे बट एवरीथिंग वाज सपोर्टेड. फेज़ 3 जाना पड़ता था. अब जाकर आप समझें कि यहाँ पे तकरीबन 3-4 सालों से 5 सालों से यस यू कैन से कि जहाँ पे ये रेस्टोरेंट सारे खुले हैं चीज़ें. बिकॉज बिजनेसेस कब आएंगे? बिजनेस तब आएंगे जब पॉपुलेशन आएगी. अदरवाइज तो खाली जगह पे आके तो बिजनेसेस ने नहीं खोल लेना. ठीक है. सो दैट्स द प्रॉब्लम. दैट इज़ वाई वी आर सजेस्टिंग पीपल कि द थिंग इज़ इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट यू आर इन द रॉन्ग वे. बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म करते हैं तो आप तो बिल्कुल फ़ायदे में नहीं है. ट्रेडिंग इज़ द ओनली वे यू कैन मेक मनी. बट द प्रॉब्लम विद ट्रेडिंग इज़ कि आप कभी भी उसको एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. और जब आप किसी चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं तो वो फिर तुक्का है, वो गैम्बलिंग है एंड यू मे नॉट सक्सीड. इवन अगर आप एक साइकिल में भी स्टक हो गए तो आपकी सारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो फारिग हो जाएगी. यानी एक जगह पे आप अगर नहीं बेच सकते और उसको डॉलर ऊपर चला गया. लेट्स सपोज जिन लोगों ने 2020-21 में लिया और जब डॉलर ऊपर गया उससे पहले वो नहीं बेचा, उसी साल के अंदर 21 के अंदर जिन्होंने नहीं बेचा वो आज की तरह है, वो नुकसान में है ना. And no one can know about the future, so therefore speculation is something which is not possible, and that's why we avoid speculation. That's why our job is as investment consultants, ठीक है, as investment strategists, is not to gamble. अगर गैम्बल ही करके लोगों को पैसा बना के देना है तो फिर लास वेगस ले जाते हैं सबको. यार 50-50 चांस तो है ना. लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि एटलीस्ट यू सी वंस यू फ्लिप अ कॉइन देयर इज अ चांस. देयर आर 2 डिसीजंस व्हिच आर इन्वॉल्वड आइदर. सो द कॉमन सेंस सेज कि एक यू कैन बाय और यू कैन सेल. सो यू कैन गो रॉन्ग 50-50. इट्स लाइक फ्लिपिंग अ कॉइन. So if you're making a decision of buy or sell, there's 50% chances that you are going to be wrong. 2 decisions and they have a, so that's exactly what happens with trading. So there's a 50% chances you're going to be right, 50% chances. तो वो मैं कह रहा हूँ कि फिर तुक्का लगा के देख लेते हैं, हो सकता है 50% में 2-3 दफ़ा हम आ जाए. So if you can't do that, so how can, फिर मुझे बताएं कि as an investment consultant what's the best way of making money for people, right? आप क्या सजेस्ट करेंगे? सो वी सजेस्टेड देम अनदर थिंग व्हिच वाज लाइक दिस.
So we said कि 90 lakh rupees, a similar amount in 2005 which you invested, right? वही amount है, 5,40,000 उसका rent आ रहा है, that's 6%, which is very common. 6% is okay. 6% कोई ज़्यादा वो normal rent है, right? और उसको हम ऐड करते रहे हैं. So हमने ये 16 सालों की कैलकुलेशन 2021 तक की कैलकुलेशन है. अच्छा, इसमें 3 चीज़ें कैलकुलेट की हैं, बिकॉज दिस एसेट इज गिविंग यू मनी. सो व्हाट वी आर डूइंग इज कि जो इसका रेंट आ रहा है हम उस रेंट को भी री इन्वेस्ट कर रहे हैं. बिकॉज अगर आपने प्लॉट्स के साथ कंपेयर करना है तो प्लॉट तो कोई पैसे दे नहीं रहा था बल्कि ले रहा था. अब वो हमने हल्ला को उधर नहीं डाले, लेकिन इधर हम कम से कम ये तो डाल सकते हैं कि ये जो पैसे इसके बच रहे हैं ये खाने की बजाय वो री इन्वेस्ट कर रहा है ताकि एग्जैक्ट अमाउंट का कंपैरिजन प्लॉट के साथ सही हो जाए. सो वंस यू गो डाउन ऑल द राउट, और हमने इसके अंदर ये लगाया कि 6% रेंट है विच इज एक्चुअली ग्रोइंग बाय 10% एवरी ईयर. 10% रफली हर जगह पे जहाँ भी आप रेंट पे 10% रफ ग्रोथ होती. और अप्रॉक्सीमेटली एवरेज आउट जो पाकिस्तान की रियल स्टेट का, ये कोई ऐसे नहीं 10% कैपिटल, पाकिस्तान की रियल स्टेट की एवरेज ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन्स अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12% ही है. कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में बाज़ का ज़्यादा गेन मिल सकता है अगर हाई इन्फ्लेशन हो. सो हमारी वो चीज़ भी कवर्ड है इस चीज़ में कि अगर हाई इन्फ्लेशन जिस तरह भी हुई है उसमें आपने देखा घर महंगे हो गए, प्लॉट महंगे नहीं हुए, घर महंगे हो गए. दिस मनी अमाउंट्स टू 2,39,390. कितनी बनी? 2,39,390. ठीक है, जो इसका कैपिटल है 4 करोड़ रुपए की चीज़ होगी, राइट. हमने ज़्यादा नहीं लगाया इसके अंदर, हमने उसको उस हिसाब से रखा. तो ये तकरीबन मॉल ऑफ लाहौर, एक्चुअली लाइक मॉल ऑफ लाहौर में इन्वेस्ट किया और फेज 6 के प्लॉट में. तो दिस इज काइंड मॉल ऑफ लाहौर, मॉल ऑफ लाहौर का अपार्टमेंट है, इसको समझ लें. हालांकि इसकी प्राइस ज़्यादा है बट हमने 10% चुके रखा है तो हमने उससे करें. ये आपको रेंट मिला है, इस रेंट को नहीं हमने कैलकुलेट किया, लेकिन हमने जो रेंट को इन्वेस्ट किया उसके ऊपर हमने 10% का 20% की ग्रोथ डाली है. दैट बिकम्स 290, 229. इस साल का रेंट, इस साल का रेंट 10% ग्रोथ, इस साल का रेंट, इस साल का रेंट 10% ग्रोथ. एंड सो दिस इज वेयर द रेस्ट ऑफ द मनी कम्स इन. सो दैट्स 239 फ्रॉम हेयर, 229 फ्रॉम हेयर. ठीक है, और ये उसका जो है वो हमने उसको प्रॉफिट ऑन रेंट एंड पी किया. जो हर साल का रेंट का प्रॉफिट आ रहा है 54,000 था, 10% आया 54,000 आया. इस साल हमारे पास 590 पैसे डबल हो गए ना, इसका 118 आया. तो ये पैसे द प्रॉफिट ये लिखा हुआ है पीकेआर के अंदर. और ये सारे पैसों को जब जमा करके हमने डॉलर में किया तो ये कितना बन गया. अब ये चीज़ थी जो कोई बंदा इसको कर नहीं रहा था, जिसको ऑलवेज से कि देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ इनकम इन रेंटल प्रॉपर्टीज. इट्स योर कैपिटल, it's your rental and your reinvestment of your rental income, because this is a very huge figure and no one understands this. ये रेंट है, ये रेंट के पैसों को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और 10% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं. सो एट द एंड ऑफ द 16 years पीरियड ये हमारे $2,29,000 बन गए. सो टोटल नेटवर्थ क्या होगी? दिस प्लस दिस, राइट. 469 इन PKR इज 8 crore समथिंग एंड 469,205. ठीक है, क्या हुई? 8 करोड़ रुपया. अगर फेस लॉन्ग टर्म पे मैंने फेज 6 का प्लॉट रखा होता तो मेरी नेटवर्थ क्या होती? 5 करोड़. अगर मैंने ये लिया होता, इसके ऊपर इन्वेस्ट किया होता, रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया होता विदाउट, इसमें मुझे कोई डिसीजन नहीं करना पड़ रहा, इसमें मेरा कोई रिस्क नहीं है, मुझे प्रॉपर्टीज में ट्रेडिंग स्पेकुलेशन नहीं करनी पड़ी, तो मेरी अमाउंट होगी तकरीबन 8 करोड़. 3 करोड़ रुपए बड़ा डिफरेंस है. और अगर मैं स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में जाता तो यस आई वुड हैव मेड 9 करोड़ बट विद 90% risk. So tell me, what's the safest way to grow rich?